नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शिट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर कि किस तरीके से ट्रंप ने पूरी तरीके से खुली चुनौती दे दी है और या कहीं धमकी दे दी है कि सिर्फ एक दिन लगेगा हमको पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद करने में, और वो दिन आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है। वहीं ईरान भी लगातार अपनी बातों को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि मध्यस्थता जरूर इसमें की जा रही है बीच में, लेकिन दोनों ही, चाहे अमेरिका की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, अपनी अपनी शर्तें रख रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ये जंग क्या वाकई में रुकने जा रही है। और जिस तरीके से ट्रंप अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो कहीं ना कहीं बहुत संदेह के घर में आ गई है किस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और साझा कर रहे हैं मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर अपने व्यूज। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका दोबारा से स्टेट पर हिंदी में। जय हिंद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद। संजय सर, करीब करीब 40 दिन होने जा रहे हैं सर वॉर को, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तीखे बयान सामने आ रहे हैं। ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं कि एक दिन लगेगा पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद करने में, और वो दिन कभी भी हो सकता है। क्या ये सर गीदड़ भपकी है, डराने की कोशिश की जा रही है, या एक ऐसा रास्ता निकलने का प्रयास कर रहे हैं वहां से निकलने का कि किसी तरीके से हम निकल के वहां पे आ जाए हम। सर, की स्थिति कैसी बनी हुई है आपके हिसाब से, अगर मैं समझना चाहूँ तो। सबसे पहले तो जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो जी। वाकई बहुत निंदनीय है। और ये इसलिए मैं बोलता हूँ निंदनीय है क्योंकि कोई भी एक राष्ट्रपति होने के नाते और एक पुरानी सभ्यता के साथ जब हम किसी से बात करते हैं या अपना जो भी विचार प्रकट करते हैं तो उसका एक अपना एक तरीका होना चाहिए और एक इट शुड जनरेट कॉन्फिडेंस कि क्या कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, ईरान जहां पर अमूमन आप तू और तुम से बात नहीं करते, आप और अना से बात करते हैं, और एक हम्म। पर्शियन लैंग्वेज जिस प्रकार से वो एक पुरानी सभ्यता है, तो उन्हें जरूर ठेस पहुंची होगी कि हम लोगों को इस तरीके से अगर कोई समझता है तो हम भी किसी से कम नहीं है। और वो उन्होंने साबित कर दिया, जैसे आपने कहा 40वें दिन के नजदीक आ रहे हैं। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि ईरान एक इतने सैंक्शन लगने के बाद 1979 से लगातार सैंक्शन लग रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से पलटवार किया, जिस प्रकार से अमेरिका की मार खा करके भी उसको उसके जो बेसिस हैं खाड़ी में, उन बेसिस को बर्बाद किया करने की पूरी कोशिश की, इसराइल को नहीं बख्शा। तो इस दर्शाता है कि वाकई काबिले तारीफ ईरान का जो मनोबल है बहुत बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से जो कार्रवाई अमेरिका ने ईरान के अंदर जा करके घुस करके की, और जहां पे लोग कहते थे बूट्स ऑन ग्राउंड रखना बिल्कुल नामुमकिन है, वहां पर जा करके अंदर घुस करके इस्फहान, जहाँ पे कहा जाता है कि ईरान ने तकरीबन 400 किलोग्राम का अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो रखा है, और लगता भी है कि हो सकता है उधर उधर जा करके जो ऑपरेशन कर रहे थे, कह रहे थे कि जो भी है वहां पे हम्म। एक पायलट जो जिसको निशाना बनाया गया, निशाना बनाया एक गया। बिल्कुल एक सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा ईरान ने, और उसमें पहला पायलट जो है वो इजेक्ट कर गया, उसको उन्होंने निकाल भी लिया, और दूसरा वहीं फंस गया। और हम्म। उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसे कहते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एक हम्म। कन्वेंशनल ऑपरेशन था, कॉम्बैट सर्च था, उसमें उन्होंने अपने पायलट को वहां से निकाल, जो वेपन ऑफिसर था F-15 का, उसको निकाल लिया। उससे अब अमेरिका का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। अगर हम्म। वो शायद नहीं कर पाता या वहां पे नुकसान हो जाता, या जैसे ईरान ने बार बार कहा कि ये पायलट है हमारे कब्जे में है और हमें आप 10,000 फलस्तीनियों को रिहा करो करके उन्होंने हम्म। टेलीविजन पे बोला, और एक आदमी को भी उन्होंने खड़ा किया कि ये डेविड है, ये जिसके कारण ये जो को पायलट था उस हवाई जहाज में, उसको हमने पकड़ा है। तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, और ट्रूथ सोशल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वी हैव गॉट हिम, हमारे पास है, और अब हम्म। कोई चिंता की बात है। उसके बाद उन्होंने कल भी जो अपने देश को हम्म। संबोधन किया उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें कितने हवाई जहाज, कितने जहाज, के हेलीकॉप्टर उन्हें लगाए, और इतने एक बहुत ही कठिन और एक काबिले तारीफ ऑपरेशन करके बिल्कुल उन्होंने अपने बिल्कुल। बंदे को। संजय सर, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन बहुत कम देखने में आते हैं, जब कि बंदी, सैनिक बंदी, उसको युद्ध बंदी बोला जाता है अगर मैं आर्मी की भाषा में कहूँ तो, कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इस तरह इतनी भयंकर लड़ाई इन दोनों के बीच चल रही है,
शायद इसका अंदाजा ईरान ने भी नहीं लगाया था कि अमेरिका अपने एक पायलट को बचाने के लिए इतना बड़ा एक सेटबैक उनको दे देगा, हमला करेगा, और बहुत सारे क्राफ्ट एयरक्राफ्ट उन्होंने लगा दिए, जेट्स लगा दिए। सर मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि किस तरीके से अमेरिका ने इस पूरे इवेक्शन की, अपने जो पायलट को बचाने की पूरी किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, अगर थोड़ा बता पाए तो सर। जितेंद्र जी, बात यह है कि अब तरह तरह की अफवाहें हैं। एक तरीके से कहा भी जाता है कि हो सकता है ये एक कवर्ट ऑपरेशन था, जिसमें कि हम्म। बताया कुछ जा रहा है, कुछ किया और जा रहा है। मकसद ये है जैसे भी हो, चाहे अमेरिका इस्फहान में अपने हम्म। यूरेनियम को लेने के लिए गए थे, और वहां पर क्योंकि ऑपरेशन शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये जो क्रैश हो गया क्योंकि इसके ऊपर फायरिंग हो गई एक अपना ग्राउंड टू है मिसाइल के द्वारा, जिससे कि वो हीट सीकिंग मिसाइल थी। और हीट सीकिंग मिसाइल यानी कि वो रेडार उससे जो जैसे भी हवाई जहाज है वो हीट वो एमिनेट करता है, तो उसको जाकर के पकड़ लेता है और ये हवाई जहाज को गिरा देता है। तो हम्म। सिंपल एग्जैक्टली इस तरह की मिसाइल अमूमन रूस में बहुत बनती है, अमेरिका ने अपना ईरान ने भी बनाई है, तो शायद हो सकता है वही इस्तेमाल करके। तो सवाल यह है कि इतने सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे, बाकी हवाई जहाज है, उनके ऊपर काफी गोलियों के निशान पड़े हैं, यानी कि हम्म। नीचे से जबरदस्त फायरिंग हुई है। और यह फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि लगता है कि वहां पे जरूर उनका न्यूक्लियर का कुछ ना कुछ था, इसलिए हाँ। इतना रिएक्शन, ओवर रिएक्शन ईरान का भी हुआ उन एयरक्राफ्ट के ऊपर, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। हम्म। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये एक अलग जगह पे हुआ, और इस्फहान वहां से काफी दूरी दूर पर है। है। और हम्म। ये, हाँ, और ये जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे जहाँ पे ये क्रैश हुआ, एक तो वहां से चलो उसको फर्स्ट पायलट को उन्होंने तुरंत निकाल दिया, ये दूसरा वाला जो है जहाँ फंस गया, तो उसने अपने आप को धीरे धीरे करके, इमेजिन वो पैराशूट उसने निकालना है, पैराशूट को ऐसे अमूमन जब इजेक्ट होते हैं, कुर्सी होती है साथ में, उस कुर्सी के हम्म। साथ वो नीचे गिरता है, बहुत जबरदस्त झटका लगता है। और कभी कभी हो सकता है पहाड़ में जाके टकरा जाए, कहीं पेड़ों के ऊपर अटक जाए, कहीं बच्चे लोग गिरा। उसके बाद वो चल करके गया, और वो चलते चलते धीरे धीरे, दिन में नहीं चलते हैं ये, रात को चलते हैं, क्योंकि दिन में वो देख लेंगे। अब हम्म। ईरान को भी पता चल गया था कि एक पायलट इनका यहाँ पे अटका हुआ है, जैसे राष्ट्रपति ने खुद ही कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि मैं पता करूंगा कि किसने बताया कि हमारा एक पायलट फंसा, इससे भी हाँ। सबको पता चल गया। और उन्होंने फिर अपने भी लोगों को बाहर निकाला, और $80,000 देने का एक इनाम रखा कि जो कोई भी इस पायलट को पकड़ेगा उसको $80,000। तो वहां के जो कबीले थे, वहां के जो लोग रहने वाले हैं, वो भी इसको ढूंढने के लिए निकले। तो समय बहुत कम था उस 24 घंटे में, तो ये पायलट शांत अपना एक गुफा में जाकर के 700 फुट के ऊपर जाके बैठा। तब हम्म। वहां पे जब बैठा तो बीकन होता है उसके अंदर, जो हर एक पायलट के पास होता है, तो जो पायलट जाता है उसके बाद 48 घंटे का खाना होता है, उस हम्म। चॉकलेट टाइप होता है, जिस उसको 1800 कैलोरी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो मिल जाती है। उसके बाद उसको अगर थोड़ी बहुत चोट लगी है, दवा के लिए लग जाता है। उसके बाद एक छोटा सा फोल्डिंग ब्लैंकेट होता है, जिससे कि वो हम्म। अगर बहुत सर्दी के इलाके में अगर ओढ़ लेता है तो अपने आप को बचा सकता है। यानी ये सब है, ये सब, और उसकी ट्रेनिंग भी सर्वाइवल की दी जाती है, तो बिल्कुल हर एक बिल्कुल। पायलट इसको मालूम। सर तो ये ये तो हो अमेरिका गया को बहुत। पायलट का, ये तो हो गया पायलट की कहानी कि किस तरीके से वो फंसा और अपने आप को बचाया। लेकिन सर जो जो मिशन अमेरिकी फोर्सेस ने उसको अंजाम दिया है, उनको लेकर आ गए हैं, अपने आप में बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है सर इसको। कि हम सब जानते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड करने की स्थिति कैसी वहां पर थी। सब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल होगा, टफ होगा। क्या अमेरिकी सेना ने बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए सर उनको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए किए हैं बूट्स ऑन ग्राउंड? या जो कहते हैं खर्ग आइलैंड हो गया या इस्फहान हो गया या दूसरे और जगह हो गए, क्या वहां पर भी बूट्स ऑन ग्राउंड करने का वो उन्होंने किया है सर, अगर आप बता पाए तो? देखिए, ये है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका को थोड़ा बहुत आभास हो गया होगा कि कितने वहां पे लोग अमेरिका से हम्म। मैं कहूँ बरखिलाफ हैं, और क्या बूट्स ऑन ग्राउंड रखने में उनको इतनी आसानी होगी। लेकिन हम्म। जिस प्रकार से भी उन्होंने ऑपरेशन किए, एक ये दर्शा दिया कि इसमें अमेरिका की इज्जत का सवाल था, अमेरिका हम्म। की प्रेस्टीज का सवाल था। एक अमेरिकन कर्नल की बात नहीं है, ये सवाल ये था कि अगर वो कर्नल को ये पकड़ लेते तो उसका एक नमूना बनाते और बार बार टीवी पर दिखाते और हम्म। बार बार उससे कुछ उगलाते, और एक तरीके से अमेरिका की बेइज्जती हो जाती और ईरान का मनोबल बहुत और ऊंचा हो जाता। अब ऐसे हुआ है, अब अमेरिका का भी मनोबल ऊंचा हुआ है। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि हम भी अपने, एक आदमी, सवाल एक आदमी करे, एक अमेरिकन सैनिक का है, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। और वो जो पायलट है वो भी जानता है कि उसको बचाने के लिए पूरी
जान, उसकी पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसका देश लगेगा और उसका राष्ट्रपति भी उसके पीछे खड़ा है, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और अब कहीं सबका ना कहीं मनोबल इसको बढ़ता संजय है। सर हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक तरीके से पायलट को बचाकर अपनी इज्जत बचा ली है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि अमेरिका बहुत डाउनफॉल जाता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो अब जो एक मोटिवेशन फैक्टर उनको मिल गया कि हाँ, हमने अपनी इज्जत बचा ली और अब हम कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेटेड होकर शायद अब बुरी तरीके से हमला करेंगे। बिल्कुल। और पूरे देश में, अमेरिका में जिस प्रकार से जुलूस निकल रहे थे, ट्रम्प साहब का रेटिंग नीचे गिर रहा था, उसमें भी एक तरीके से मुझे लगता है लोगों को वहां पे जरूर एक उनका भी मनोबल ऊंचा होगा। उनको भी लगेगा कि अमेरिका चाहे लड़ रहा है, ऐसे फजूल का नहीं लड़ रहा है, उसमें हिम्मत है, वो अपने नागरिकों के लिए कर रहा है। और वो मुझे लगता है नॉर्मल है। हर एक की लगता है, हर एक देशवासी को लगता है कि राष्ट्रपति ने हमारे लिए अपनी जी जान लगा दी और उसको, एक बंदे को वहां से बचा करके निकाला है, संजय सर, ताकि अब मैं उनके मैं खुद आपसे के हवाई एक जहाज। एक एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इसी लाइन को अपने अपने तरीके से बयां कर दें कि जो मैंने आपसे बात कही कि अपनी इज्जत बचा ली, उनको अगर अपने शब्दों में परोना चाहें तो किस तरह परोएंगे सर? ये देखिएगा, जो जो भी राष्ट्रपति होते हैं, जो भी राष्ट्रपति होते हैं, उनका मकसद ये है कि देश की इज्जत और उस देश का मनोबल। और अब जब लग रहा है सबको कि ये हो सकता है कि अमेरिका के बीच में एक फूट सी पड़ गई है, और शायद हम्म। उनको लगता है कि वहां पे भी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई मैं कहूंगा कि बहुत ऊंची हो रही है। तो उसके मद्देनजर जब इस तरह की हम्म। कोई हरकत होती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक होप, एक उज्जवल किरण नजर आती है अमेरिका को, कि शायद हो सकता है कि लड़ाई कहीं ना कहीं समाप्त होगी। और जिस प्रकार हम्म। से राष्ट्रपति ने कल संबोधन किया, उस संबोधन में उन्होंने अपने तारीफ की, अपने आर्मी की तारीफ की, अपने हम्म। एयरफोर्स की तारीफ की, अपने सैनिकों की तारीफ की। और बात 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 ने एक ही बात कही कि जैसे ही कल की रात आएगी, वो कयामत की रात होगी ईरान के लिए। तो मतलब उन्होंने एक थोड़ा सा रास्ता भी दिखा, एक खुला छोड़ा है ईरान के हम्म। लिए कि अगर आप मान जाते हो, अगर आप मानते हो, तो आप कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखो, उसके बाद हम बात की बात करेंगे। पर मेरे को ये लगता है कि जो लड़ाई है अब निर्णायक इसमें पहुंच चुकी है। इसका हल सीज फायर से नहीं होगा, इसका हल हार और जीत से होगा। क्योंकि अब इसराइल जो है वो नहीं छोड़ चाहेगा कि अर्ध भरा ईरान को छोड़ दिया जाए और वापस ईरान फिर पलटवार करे और इसराइल की आफत आ जाए। तो और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि आधे ईरान को इस वक्त छोड़ के चले जाए। अब जहां तक तेल का सवाल है, तेल के ऊपर निगाह है अमेरिका की, उसके गैस के ऊपर निगाह है अमेरिका की, तो वो लेकर के छोड़ेगा। और ये यकीनन इसराइल को भी पूरी बचाने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियर जो है उसका उसने सर्वनाश कर ही दिया है, लेकिन वो 400 किलोग्राम का उसको अभी भी शक है कि कहीं ना कहीं छुपाया हुआ होगा। और उनके जो डीप अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज इन्होंने बना रखी हैं, जहां पर वो मिसाइलें बना रही हैं, और वो मिसाइलों के कारण जिसको खाड़ी के देशों के ऊपर भी वो फायर कर रहे हैं और इसराइल के ऊपर भी फायर कर रहे हैं, तो उनको भी किस तरीके से उनको बर्बाद किया जाए। मतलब मकसद एक कि ईरान को कितना कमजोर किया जा सकता है। जैसे कि ईरान, और ईरान का कहना है कि कमजोर अगर आप हमें करेंगे, तो हम स्टेट ऑफ होर्मुज से अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, और वो चंदा इकट्ठा कर करके हम अपना देश बनाएंगे। नहीं तो आप हमको 500 अरब डॉलर आज दो, तभी तो लड़ाई हम रोकेंगे। अमेरिका कहता है हम तो किसी को कुछ नहीं देंगे, हम अपने मर्जी से अब काम करवाएंगे। तो अब ये एक तरीके से ईगो जिसे बोलते हैं, वो ईगो आ गया है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं और अमेरिका रुकने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि जैसे आपने कहा, अगले 24 घंटे के अंदर निर्णायक कयामत की रात आ सकती है। संजय सर, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा कि ट्रम्प साहब के जो बयान थे लगातार बदल रहे थे। और पहले उन्होंने कई बार बोला कि मुझे उनके पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, उनके क्रूड ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, गैस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास इनफ भंडार रखे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ गई है कि ट्रम्प को वहाँ का यूरेनियम भी चाहिए, वहाँ का ऑयल भी चाहिए, और गैस प्लांट भी चाहिए, गैस इस पर कब्जा भी करना है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात वो कह रहे थे सर, वो साबित हो रही है अब उलट। नहीं, देखिएगा, तेल और ये अभी भी उनको नहीं चाहिए। उनका मकसद एक ही है कि ये तेल तो वहां से नहीं ले जा सकते वो, कि तेल वो कोई भी जाए पेट्रो डॉलर में, यानी डॉलर में वहां से तेल बिकेगा। अगर तो डॉलर में तेल बिकेगा, तो उनका जो इकोनॉमी है वो चलती रहेगी, क्योंकि डॉलर तो हम्म। प्रिंट ही करने हैं ना। आप ये हम्म। सोना थोड़ी रखना है उसने। बिल्कुल। लेकिन अभी ईरान ईरान अभी क्या कर रहा है,
जो भी कई बार हम लोग को सुनने को मिलता है कि वो कहता है यूनान में आप युआन में ले युआन रहे में जो हैं। है युआन में आप तेल ले जाओ, तो इसका मतलब चीन का वहां पे प्रभाव है, और चीन के प्रभाव के कारण उस तरह की बात, युआन की बात हो रही है। तो अमेरिका वो नहीं चाहता है। अमेरिका चाहे, सवाल नहीं पैदा होता कोई और अपना वहां पे देश आकर के अपने करेंसी में बात करे। जो भी होगा डॉलर में होगा। अब बात यह है कि तेल सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? चीन को जरूरत है। चीन को चीन जरूरत है। चीन के पास तेल है, पर चीन को तब भी 60 से 70% तेल अब निर्यात करना पड़ता है। और जब वो इतना लेता है बाहर, आयात करता है इतना ज्यादा तेल, और अमेरिका नहीं करता, अमेरिका अपने तेल को बचाने के लिए वो आयात करता है और फिर हम्म। निर्यात भी करता है। तो उनको मालूम है, हम्म। पूरे विश्व में 100 मिलियन बैरल का तेल का इस्तेमाल होता है एक दिन में, एक दिन में। जिसमें से अमेरिका अमेरिका खर्च इस्तेमाल करता है 20 मिलियन बैरल, और हम्म। चाइना इस्तेमाल करता है 16 मिलियन बैरल, 16 बिलियन। और और भारत 6 मिलियन बैरल। 6 मिलियन करता तो है। मतलब आप समझ सकते हैं, 20 और 16, 36 और 42, यानी कि विश्व का 42% तेल जो इस्तेमाल होता है एक दिन में सिर्फ 3 देशों के बीच में। 3 देशों में और होता वैसे है। विश्व में 193 देश हैं, 193 देश, हम्म। जबकि 3 ही देश 42% तेल के इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख करके भारत को भी परेशानी होती है, तो चीन हम्म। को भी परेशानी होती है। चलो, भारत तो तब भी डॉलर में, और चीन ईरान का तेल नहीं लेता था क्योंकि सैंक्शन लगे हुए थे, पर अब तो ले रहा है। पर ये सवाल ये है कि तेल जो है, अमेरिका का कहना है डॉलर पे बिक्री होगा और कोई भी करेंसी पे बिक्री नहीं होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको हम्म। वेपनाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1953 और 56 में जब सुएज कैनाल नेशनलाइज हुआ, तो यूके जो है वो गिर गया। यूके का जो दबदबा था कि उसके पूरे राज्य में कहीं पर भी सूरज डूबता नहीं है, वो जो डूबने वाला सवाल है, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन के, यूके के, वो डूब गया। और उसके बाद अमेरिका उभरा, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि वही हालत उसकी स्टेट ऑफ हॉर्मूज के साथ हो जाए, कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान का अगर कब्जा हो गया, तो जो इंटरनेशनल स्ट्रेट कहते हैं इसको, इंटरनेशनल स्ट्रेट यानी कि कोई भी आएगा जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर से टोल या चंदा, जैसे उन्होंने कहा है कि हम 2 मिलियन डॉलर बिल्कुल। लेंगे हर शिप के ऊपर शिप जब के भी ऊपर, टैंकर बिल्कुल। जाएगा। हम्म। हाँ, उससे फिर और भी महंगाई बढ़ जाएगी। अभी तकरीबन 120 बिल्कुल। 125 डॉलर है बैरल, तो फिर तो 150 200 होने का खतरा है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। संजय सर, एक चीज और भी हमने देखने में आई पिछले 2 दिन के अंदर, जो तमाम जो बात के रास्ते हैं वो चलाए गए। हालांकि उसमें सच्चाई कितनी है सब जानते हैं। अमेरिका ने भी एक 15 सूत्री कार्यक्रम सर उनको भेजा था, कि प्रस्ताव भेजा था कि ये हमारी शर्तें हैं, इसके तहत आपको सरेंडर कर देना चाहिए। वहीं उसको खारिज करते हुए सर ईरान ने अपनी तरफ से 10 सूत्री कार्यक्रम भेजा है। अगर सर उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे पाए कि वो क्या दोनों की तरफ से डील हो रही है। वाकई में आपको लगता है कि इन जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, चाहे अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, उसके जरिए सर कोई रास्ता निकल सकता है? और वो जो डील है उसमें बहुत सारी मांगे सर ईरान ने रखी है अपनी तरफ से। अगर आप चाहें तो मैं सर पढ़ के सुना सकता हूँ उसको। ईरान ने जो प्रस्ताव उनको भेजा है वो ऐसा है कि ईरान पर सभी हमले रोकने की मांग की है सर उन्होंने। सभी प्रतिबंध वहां से हटाए जाए उनके ऊपर। भविष्य में फिर हमले ना करने की गारंटी मांग रहे हैं सर वो। और इजराइल हमले रोकने की मांग कर रहा है हिजबुल्लाह को लेकर भी, हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए लेबनान में। तो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं सर। क्या आपको लगता है कि जो ईरान मांगे रख रहा है वो अमेरिका उनको मानेगा सर? ये देखिएगा, ये जो मांगे हैं उनकी, कि हमें सीज फायर नहीं, हमें परमानेंट ट्रूस चाहिए। हम्म। अगर परमानेंट ट्रूस चाहिए, तो अमेरिका का कहना है कि आप न्यूक्लियर नहीं होएगा, आप हम्म। मिसाइल नहीं बनाएंगे, आप अपने देश की जो फौज है इतनी बड़ी नहीं रखेंगे, आप स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखेंगे, आपके ऊपर ये बंदिश होगी। तो ये जो बंदिश है वो एक आजाद देश होने के नाते, एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, उसका अपना अस्तित्व होने के नाते वो मानने को तैयार नहीं है। और उसका दूसरा ये है कि आप लेबनान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और मेरे जो बाकी जो संगठन है, हमास हुए, हिजबुल्ला हुआ, हुदी हुआ, उनके ऊपर वो तो कभी भी कोई मानेगा नहीं। वो बिल्कुल। अमेरिका तो शुरू बोल रहा है कि ये तो आतंकी संगठन है। इसराइल बार बार कह रहा है हमारा तो इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ है, और हम तो इनको खात्मा कर देंगे। तो ये जो सोच है, ये मुझे लगता है बहुत कठिन, इस तरीके के, मतलब अमेरिका के जो प्रस्ताव है और ईरान का जो प्रस्ताव है, तो ऐसे हम्म। प्रस्ताव में जब दोनों ने अपने अपने स्टैंड ले लिए हैं और दोनों अड़ियल हैं
तो ऐसे अड़ियलपना में एक देश को हारना ही पड़ेगा। अब कौन सा देश हारेगा वो देखने की बात है। अगर हम कहें कि मनोबल की बात है तो मनोबल तो ईरान का बहुत ऊंचा है, पर अगर देश को हारो जीत है जो है, उसको उस मनोबल को या उसको बोलते हैं कि कौन खुराक देगा। वो खुराक सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो तो मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो मिलिट्री स्ट्रेंथ उनके पास जो है खुराक है वो मिसाइल। और अगर मिसाइल जब तक उनके पास है तब तक तो वो ईरान की आवाज निकलेगी। और जब वो खत्म हो जाएगा, जो ईरान का मानना है कि 2-3 महीने का स्टॉक उसके पास अभी भी है, और कम से कम 100 मिसाइल बनाने की काबिलियत एक दिन में हम्म। वो आज भी रखता है। तो वो जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर ईरान या अपना इसराइल हमला कर रहा है, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स हमला कर रहा है। कल राष्ट्रपति ने कहा हमने उनके 10,000 टारगेट बर्बाद कर दिए हैं, 10,000 सॉटीज और 15,000 टारगेट बर्बाद कर दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। तो अमेरिका के पास काबिलियत तो है, ये ऐसे नहीं कि अमेरिका जो लेकिन करने सर वाले आप जो बात जो कह रहे कर हैं ले। संजय सर, कि दोनों ही अड़े हुए हैं, अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, डेडलॉक बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सर एक सिंपल भाषा में, कि डेडलॉक है सर, डेडलॉक नहीं टूटता। तो क्या सर वाकई में वो कयामत की रात आज हो सकती है अगर डेडलॉक नहीं टूटा आज शाम तक तो? क्या कहा जितेंद्र जी आपने आखिर में? अगर वो डेडलॉक नहीं टूटा, दोनों की जो प्रस्ताव एक दूसरे के सामने रखे हैं, बात नहीं बनी, तो क्या वो कयामत की रात आज हो सकती है, कल हो सकती है, कभी भी हो सकती है सर? फिर तो वो जो ट्रम्प कह रहे हैं। वो बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 26 अप्रैल से पहले करना है। 26 अप्रैल से पहले 60 दिन का जो उनको मिलता है वक्त, वो 60 दिन खत्म हो जाते हैं। ये 27-28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, और इसका कांग्रेशनल सैंक्शन नहीं लिया है ट्रंप ने। तो कांग्रेशनल सैंक्शन अगर आप नहीं लेते हैं तो जो भी आपने कार्रवाई करनी है 60 दिन के अंदर करनी है। वो 60 दिन 26 अप्रैल को खत्म हो जाते हैं। तो अगर वो 60 अप्रैल को 26 अप्रैल को खत्म हो जाते हैं, और ईस्टर जो है वो भी उनका हो गया, मतलब हम्म। त्योहार खत्म हो गए, तो मुझे लगता है अमेरिका कोशिश करेगा अगले 2-3 दिन में खत्म करने के लिए। और ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त क्योंकि ईरान के पास आज दोस्त नहीं है। खाड़ी के देश भी चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो, क्योंकि उनको लगता है कि खाड़ी के देशों को लग रहा है कि ईरान ने उनको बर्बाद कर दिया। और जो जो जिस प्रकार से वो रईसी और जिस प्रकार से उनके देश में जो एक अच्छे दिन देख रहे थे, वो ईरान ने बर्बाद कर दिया। तो वो भी चाहते हैं ईरान बर्बाद हो जाए। और मध्यस्थता कौन कर रहा है ईरान के लिए? वो देश जो बिल्कुल भी जिनका प्रभाव नहीं है, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, ये क्या है इनका प्रभाव है? कोई भी प्रभाव नहीं है, तो कौन मानेगा? अगर मानने वाले होते तो बहुत पहले ही मान जाते। तो अगर हम्म। मध्यस्थता करने वाले ही ईरान के साथ कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे लगता है अगर अमेरिका अगर जो कह रहा है और वो अगर करता है, तो मुझे लगता है ईरान को नहीं होना चाहिए। ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात होगी अगर ईरान को एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए। अगर ईरान को एक ऑनरेबल एग्जिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका था ये पायलट वाला। ये पायलट वाला मौका था ईरान के पास, हम्म। अगर वो पायलट पकड़ लेते और खुद ही दे देते खुद कि ही भाई दे ये लो, देते। तो पूरे विश्व भर में एक जो सहानुभूति थी वो एक ईरान पॉजिटिव की साइन तरफ जाता जाएगी। उनकी तरफ से भी। बिल्कुल वो नहीं हुआ। मतलब उधर भी ईरान तो उस सोच में था कि अगर ये पकड़ा गया पायलट तो हम तो इसको काट के रख देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका को लग रहा है कि अब ये युद्ध है, खींचा जा रहा है, और उसमें अमेरिका का और पूरे विश्व भर में एक तरीके से हाहाकार हो रहा है तेल के लिए, गैस के लिए, और ईरान अपने अड़ियलपन पे अटका हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका हमला करेगा, और ऐसा हमला करेगा जो ट्रंप ने कहा है उसको पूरा का पूरा बर्बाद करेगा। और वो कयामत की रात ज्यादा दूर नहीं है, आप खुद देखेंगे या 48 घंटे में या तो वो कयामत की रात दिखेगी, या फिर ईरान खुद अपने आप को बचाने के लिए मैं सरेंडर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, पर एक तरीके से मान जाएगा कि मैं स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखूंगा। और वो पहली एक शर्त जो है कि स्टेट ऑफ हम्म। होर्मुज अगर खुला हो गया और उसके ऊपर वो चंदा इकट्ठा नहीं करेगा, तो आप समझ हम्म। जाइए कि अमेरिका का जो तेल है उसके ऊपर प्रभाव, ईरान के तेल के ऊपर प्रभाव अमेरिका का होगा। वो तेल बिक्री होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर पे होगा, और जो मकसद अमेरिका का था वो हल हो गया। वेनेजुएला के तेल के ऊपर उनका पूरा हक, ईरान के तेल के ऊपर पूरा हक, उनका खुद का तेल उनका अपना है, कनाडा, बाकी जो विश्व में तेल है। मतलब एक तरीके से जो मकसद था अमेरिका का कि हम विश्व में नंबर 1 हैं, और कोई हमें टक्कर ना दे, अगर देगा तो उसको हम बर्बाद करेंगे।
संजय सर, क्योंकि नेटो को भी सर हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने प्रयास किया कि माफ कीजिएगा, इंग्लैंड ने प्रयास किया, यूके ने प्रयास किया कि हम कई सारे देशों को साथ लेकर आए, एक कंसेंसस बनाते हैं ईरान के विरुद्ध में कि जिस तरीके से पूरी ये लड़ाई हो रही है उससे नुकसान सबका हो रहा है। सर अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें और एशियन कंट्रीज की बात करें, ये लोग अब किस किस रोल में नजर आ रहे हैं सर आपको? नेटो को सब जानते हैं कि ट्रंप ने खुलकर बोला है कि नेटो देशों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है इसमें, और कहीं ना कहीं उनको खरी खोटी सुनाई है सर, सबने देखा हमने। अब ऐसे में सर क्या विकल्प बचाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के सामने, नेटो दो के सामने और एशियन कंट्रीज के सामने, जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, म्यांमार, तमाम ऐसी कंट्रीज हैं। उनके लिए क्या विकल्प देख रहे हैं आप, किस तरह देख रहे हैं सर कुछ अगले दिन? ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक, इसको कह सकते हैं ऑनरेबल एग्जिट। और ये ऑनरेबल एग्जिट मतलब यूके हुआ, भारत हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, कि अब वो अमेरिका के पास जा रहे हैं कि भाई ईरान मांगता है और स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज नहीं करेगा, स्टेट ऑफ हम्म। होर्मुज को खुला रखेगा, वहां पे कोई माइनिंग नहीं होगी, जिसका जहां जहां तेल जाना है वो होगा, और ईरान इसके बाद युद्ध नहीं करेगा और अपना न्यूक्लियर जो है वो आपको सौंप देगा। ये जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है ये हम आपको सौंप देते हैं। मुझे लगता है कि ईरान इतना भी करता है तो मुझे लगता है युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो मकसद है यानी कि और नुकसान नहीं होगा। जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कयामत की रात, जो हमें ईरान को आज ही की तारीख में ईरान अपने बलबूते पर कम से कम 50 साल से 75 साल लेगा अपने आप को दोबारा दोबारा उभारने खड़ा में। करने में अगर बिल्कुल। तो अगर उतना साल और लग जाएगा अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, तो उससे अच्छा है कि कम से कम ये देश जो है, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएसए के राष्ट्रपति के पास जाते हैं और ये इस बात का दावा करते हैं, सब मिल करके जाते हैं कि हाँ, ईरान युद्ध नहीं करेगा, ईरान तुरंत युद्ध रुकना चाहता है, ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखता है, और ये जो न्यूक्लियर का है ये आपको 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम है ये आपको सौंप देता है, या हम्म। IAEA को सौंप देता सौंप है। देता है तो मुझे बिल्कुल। लगता है ये अगर इतना भी हो जाता है, इसमें मुझे नहीं लगता है हम्म। ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। तो इससे ईरान की और तबाही नहीं होगी और ईरान को भी लगेगा कि हम युद्ध नहीं हारे हैं और हमारी मध्यस्थता किसी ने की है। संजय सर, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं इसमें कि ईरान भी एग्जिट चाहता है, लेकिन सर लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं सर कि अभी 2-3 घंटे पहले की बात है, मैं आपको बताऊं कि ये चैनलों में चल रहा था कि एक ईरान के जनरल हैं जिन्होंने ये आह्वान किया है टीवी चैनल पर आकर कि मैं हमारे नागरिकों से अपील करता हूं कि बच्चों के साथ निकलें, बाहर सड़कों पर आएं और हमारे पावर प्लांट्स और जो कितने गैस प्लांट्स हैं वहां जाकर ह्यूमन चेन बनाए। कहीं ना कहीं सर वो अभी भी इस मूड में बने हुए हैं ईरानियंस की, हम लड़ेंगे मरेंगे भले ही मर जाएं हम, लेकिन झुकेंगे नहीं। क्योंकि एक जनरल की तरफ से उनका ये बयान आया सर, जो ये कहा जा रहा है जिसमें कि उन्होंने अपील की है टीवी चैनल्स पर ही कि हम ईरानी जनता से अपील करते हैं कि अपने स्वाभिमान के लिए वो बाहर निकलें और बच्चों तक को लेकर आए, ह्यूमन चैन बनाए उनके विरोध में, जिससे कि अमेरिका को टक्कर दे सके हम सर। आप ऐसे में अगर ये चीज बनी रहेंगी तो सर कैसे ये युद्ध रुकेगा और कैसे डेडलॉक खत्म होगा? जो आप बात कह रहे हैं सर कि तबाही की रात, कयामत की रात, मुझे लगता है कि सर वो हो जाएगी फिर तो उसमें तो कोई रास्ता बनता नजर आएगा नहीं ऐसे में सर। ये ईरान का एक विडंबना है कि ईरान IRGC के कब्जे में है। आज हम्म। जो भी कुछ हो रहा है वो मैं कहूंगा बंदूक के बल पे हो रहा है। उनको मालूम है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 45,000 लोग मार दिए, कि जो भी आवाज उठाएगा देश की बरखिलाफ। तो IRGC के हाथ में पूरा ईरान है, और उनका जो बसीज है, जो उनका इंटरनल सिक्योरिटी की मामला, वो भी उनका। तो जब देश उनके हाथ में है तो वो जो उनके जनरल कहेंगे उनको मानना पड़ेगा आज की तारीख में। और जब इस तरह के का माहौल हो जाता है कि उनको हम्म। लगता है कि अब तो डूबे सनम, तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि अगर आपको लगता है हमारा तेल इतना सस्ता है या हम इतने बिकाऊ हैं तो हम देखते हैं, अब देखी जाएगी। अब हम तो बर्बाद, हम तो जितने बर्बाद होने तो हो गए, इससे और बिल्कुल। ज्यादा क्या बर्बाद हो। 9 करोड़ की आबादी है, आप 3 करोड़ मार दोगे, मार दो, देखी जाएगी। हम तो पुरानी सभ्यता है। तो विश्व हम्म। का जो सहानुभूति है वो तो ईरान के साथ है ना। आज भी लोगों की सहानुभूति तो ईरान के साथ है। सबको बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि ईरान के इस तरीके का हाल, मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा ईरान जो है एक अंडरडॉग के तौर पर है। तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका भी चाहता है, नहीं चाहता है कि वो, अमेरिका भी चाहता है कि ऑनरेबल एग्जिट दोनों तरफ से हो जाए। लेकिन अगर ईरान में इस तरह की भावना बार बार प्रकट होती है तो फिर
वो होते हैं ना, दो दो हाथ हो जाए वाली बात हो जाएगी, और भी दो दो हाथ में नुकसान ईरान का होगा। अमेरिका के बिल्कुल ऊपर तो एक भी गोली नहीं बरसी, बहुत दूर है अमेरिका। और ये अमेरिका आगे आया है इसराइल को बचाने के लिए, इसराइल तो बचेगा ही बचेगा। इसराइल को हम्म कौन रोक सकता है? इसराइल ने तो बिल्कुल बिल्कुल सदर्न लेबनान ले ही लिया, लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में तो पूरा ले लिया उन्होंने। मतलब उन्होंने वहां पे भी बफर जोन बना लिया, गाजा हम्म पट्टी में हमास को मार दिया, बिल्कुल यमन में हुदियों को तो वैसे भी खत्म, वो काबिलियत रखते हैं। तो क्या रहा उनका? कुछ भी नहीं रहा। मतलब एक तरीके से देख तो मैं आतंक के बरखिलाफ, अगर हम आतंक के बरखिलाफ बात करते हैं तो आतंक पे वो उम्मीद करते हैं ये आतंक समाप्त हो तो नहीं, पर कम से कम काबू में आ जाएगा, काबू में आ और जाए लोगों को इस बिल्कुल बात का एहसास होगा कि आतंक के भरोसे देश नहीं चलते हैं। देश बिल्कुल चलते हैं एक लोकतांत्रिक और अपने सबको साथ में ले चले। बिल्कुल सही कहा संजय सर और आपने कि आतंकवाद से देश नहीं चलते हैं, समझौता करके या फिर कहें कि शांति से देश चलाए जाते हैं। लेकिन चर्चा के दौरान जो बात आपने कही है कि सर वो कयामत की रात आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का अड़ियल रवैया देखने में आ रहा है। लेकिन ईरान के पास एक मौका था, वो चाहते तो जो अमेरिकी पायलट है उसको बिल्कुल सही सलामत दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एक जो हाथ लगा मौका था ईरान ने खो दिया मध्यस्थता का। और अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि अमेरिका जो बात कह रहा है कि हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे और ईरान को पाषाण में पहुंचा देंगे, तो शायद हो सकता है कि वो समय अब आज या कल में हो सकता है। संजय सर बहुत शुक्रिया सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच।